हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें कि 2017 के मॉडल पेपर को फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 के मॉडल पेपर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं और आज ही हमारा 2017 का बायोलॉजी का मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये मॉडल पेपर सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करता हूं, जिससे आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मिनिमम लाइक टारगेट 200 को जल्दी से जल्दी अचीव कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस के पीडीएफ नोट्स, नोटिफिकेशन और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अदर नोटिफिकेशन और रेगुलर बेसिस पे क्विज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी यही टेलीग्राम है। देन हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है? किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले कि देखिए, अंडाशय से ही क्या बनता है? फल बनता है। अंडाशय से ही क्या बनता है? फल बनता है। और जिस भी पौधा में यदि फल बन रहा है तो मतलब उसमें अंडाशय पाया जाएगा। ठीक है, अंडाशय पाया जाएगा। तो यहाँ पे अमरूद, बेर, बैगन तीनों क्या है? एक प्रकार का पेड़ के लिए क्या है? उसका फल है, फ्रूट है। तो इस तरीके से मतलब है कि फ्रूट बनता किससे? अंडाशय से। यदि फ्रूट बना है मतलब यहाँ क्या है? अंडाशय है। मतलब क्या है? यहाँ अंडाशय है, तो इस तीनों में अंडाशय हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन? कितना आसान, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा किया गया क्वेश्चन को, जो कि मतलब इजी था। देखिए, किस पुष्प में अंडाशय पाया जाता है? तो तीनों पुष्प में, अमरूद भी एक फल, बेर भी, बैगन भी, तीनों किससे बनता है? अंडाशय से ही बनता है ना। इस कारण से तीनों के पौधे में क्या होता है? अंडाशय पाया जाता है। तीनों के पुष्प में अंडाशय पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी के जड़ हैं। ये कल के पार्ट में भी इस टाइप से क्वेश्चन था अनावृत बीजी से। देखिए, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, मैं प्लांट किंगडम अभी तक नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आपको प्लांट किंगडम के थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि अनावृत बीजी है क्या, तब मैं इसको बताऊंगा। देखिए, जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म क्या है अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूं। थोड़ा जूम करके, टेक 1 सेकेंड, थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूं। जी हाँ, ओके। देखिए, जो प्लांट किंगडम है, ये क्या? प्लांट किंगडम की अगर हम लोग बात करें, पादप जगत, तो इसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भाग में पहला भाग कहलाता है क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाता है? क्रिप्टोगेम्स। और दूसरा भाग कहलाता है फेनेरोगेम्स। क्या कहलाता है? फेनेरोगेम्स। ठीक है, फिर क्रिप्टोगेम्स का खासियत क्या है कि वैसा पौधा जिसमें कि पुष्प और बीज न हो, जिसमें कि क्या हो? इसमें न पुष्प होते हैं न बीज होते हैं, उसको हम लोग क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और जिस पौधे में पुष्प और बीज दोनों होता है तो उसको हम लोग फेनेरोजेम्स कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है प्लांट किंगडम को? ठीक है, देखिए, ये प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, इसको दो भाग में बांटा। क्रिप्टोगेम्स यानी जिसमें कि पुष्प और बीज ना हो, और फेनेरोगेम्स जिसमें कि पुष्प और बीज हो। ठीक है, उसको हम लोग फेनेरोजेम्स कहते हैं। अब इस क्रिप्टोगेम्स में तीन पार्ट है। एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगेम्स यानी तीन गो है, जो थैलोफाइटा यानी एल्गी, थैलोफाइटा में कौन आता है? एल्गी, जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं। फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्रिप्टोगेम्स के तहत आता है। यानी इस तीनों में ना तो बीज बनता है ना ही फूल बनता है। ठीक है, फिर फेनेरोजेम्स में दो आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस दोनों में पुष्प भी बनता है और क्या कहते हैं, बीज भी बनता है। ठीक है, तो यहीं पे यही बात आती है कि किसके बात कर रहा है? जिम्नोस्पर्म, जिसको हम लोग क्या कह देंगे हिंदी में? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो इसी जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पे बातें की गई है, जिसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी में जो पाया जाता है वो किस प्रकार का जड़ पाया जाता है? किस प्रकार का जड़ पाया जाता है? तो देखिए, अनावृत बीजी में जो जड़ पाया जाता है वो मुसला जड़ पाया जाता है। मुसला जड़ यानी क्या हुआ? टैप रूट। टैप रूट क्या होता है? इस तरीके से रूट होता है जिसका कि बहुत ज्यादा कम से कम लेटरल ब्रांच होते हैं और सीधा वो बहुत ज्यादा अंदर तक जाता है। ठीक है, जमीन के बहुत अंदर तक जाता है, तो उसको हम लोग मुसला जड़ कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और जितना भी ये जिम्नोस्पर्म है, सभी में मैक्सिमम में क्या पाए जाते हैं? मुसला जड़ ही पाए जाते हैं। अनावृत बीजी में जड़
मूसलाधार पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपके एग्जाम से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखिए अब कैसे बनता है, आपको मैं इस तरीके से बताता हूं यहाँ पे स्लाइड क्लियर करके कि क्वेश्चन कैसे बनता है। जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, टेक 1 सेकेंड, क्वेश्चन जनरेट होते हैं। देखिए प्लांट किंगडम मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे मैं मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करूंगा, प्लांट किंगडम के बेसिक क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए प्लांट किंगडम को सबसे पहले पूछेगा, प्लांट किंगडम, टेक 1 सेकेंड, यस, चलिए, ये जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। क्रिप्टो गेम्स, अब ये पूछेगा कि क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं उनका क्या खास बात है, तो इनका खास बात ये है कि इनमें ना तो बीज होते हैं ना ही पुष्प होते हैं। ठीक, फिर पूछेगा फेनरो गेम्स का क्या खास बात है, तो इसमें पुष्प और बीज दोनों होते हैं। ठीक है, अब आता है कि क्रिप्टो गेम्स के तहत कितने चीज हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ओके, फिर फेनरो गेम्स के तहत कितने हैं, तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, तो जिम्नोस्पर्म माने अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म माने आवृत बीजी। अब अनावृत बीजी को मैं यहाँ पे आज डिटेल में समझूंगा, जिम्नोस्पर्म को और भी चीजें जो है मैं प्लांट किंगडम का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे सभी फाइलम को कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं जिम्नोस्पर्म को थोड़ा थोड़ा लिटरली मीनिंग में समझा देता हूँ कि जिम्नोस्पर्म जो है, देखिए मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कंफर्म, समझे, इसलिए मैं डिटेल में कवर कर रहा हूं। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म देखिए लिटरली मींस नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब ही होता है कि इसमें बीज तो होंगे क्योंकि ये फेनरो गेम्स है, लेकिन वो जो बीज होगा वो नंगा बीज होगा, यानी उसको फल के द्वारा कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बीज होते हैं वो क्या कहते हैं, नंगा बीज होता है, फ्रूट से कवर अप नहीं किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या लगता है, फल नहीं लगता है। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें कोई फल नहीं होता है, सब क्या होते हैं, बीज, क्योंकि उसके बीज क्या होते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है ये खुद ही बीज है, इसका कोई कवर नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म का ये खास बात है कि इसमें नग्न बीज पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, नग्न बीज पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है साइकस, जिंको एंड पाइनस, ये तीनों। अगर आपको दे देगा कि जिंको में किस तरीके का जड़ पाया जाता है, तो जिंको में भैया आपको पहले ध्यान रहेगा तब तो कि जिंको क्या है, एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, यानी अनावृत बीजी है, और अनावृत बीजी में कैसा जड़ पाया जाता है, मूसला जड़ पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि आपको जिम्नोस्पर्म को कवर कर दूं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा प्लांट किंगडम के ऊपर, वहां पे मैं डिटेल में सब चीज समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोआ पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। देखिए लिटरली बताऊं तो ये क्वेश्चन मैंने भी आपके मॉडल पेपर में ही पहली बार देखा, मैंने भी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन थोड़ा गूगल किया इस क्वेश्चन को खास करके, तो कुछ इंफॉर्मेशन जुटा पाया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था, ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, अगर आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इसको छोड़ना ही बनता है, ये छोड़ने के लिए ही दिया गया है, नहीं तो आप अटेम्प्ट करोगे और निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो बनाइए, नहीं पता है तो मत बनाइए, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसके बारे में पता किया है, तो आपको मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चन का क्या खास बात है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कोकोआ पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। देखिए कोकोआ जो ये बीज है ना, इसी को कोकोआ कहते हैं, और एक कोको नाम का पौधा होता है। क्या होता है, कोको नाम का पौधा होता है, और उसका फल कुछ इस प्रकार का होता है, उसी के अंदर बीज पाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि कोकोआ जो है वो पौधे के, यानी कोको पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो आपको तो दिख रहा है कि बीज से प्राप्त होता है, ध्यान रह जाएगा, इसीलिए मैंने इस डायग्राम को लिया था कि आपको क्लियर पता चल जाए कि किससे प्राप्त किया जाता है। तो कोको से, कोकोआ पौधे में कौन से भाग से प्राप्त होता है, तो बीजों से प्राप्त होता है। और इस बीज से क्या किया जाता है, इस बीज को पीस के खाने योग्य पदार्थ बनाया जाता है, जैसे कि सबसे फेमस है चॉकलेट। चॉकलेट इसी बीज से बनाया जाता है, ऐसा गूगल में मेरे को पता चला, और सच में ऐसा है कि ये जो कोकोआ का पौधा को चॉकलेट ट्री के भी नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि सभी चॉकलेट इसी से बनाए जाते हैं, लेकिन इसे पीस के, इसके बीज को पीस के चॉकलेट भी तैयार किया जाता है। तो ये सब टाइप है एक्सेप्शनल क्वेश्चन। अगर ऐसा टाइप का और भी यही सेम क्वेश्चन आया तो बनेगा, अगर इससे डिफरेंट आ गया तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 1-2 क्वेश्चन वैसे एग्जाम में, हर एग्जाम में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी तथा एचआईवी फैलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में करवाए, सभी बच्चे आंसर दीजिए। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी फैलते हैं किस कारण से, तो आपको बता दें कि हेपेटाइटिस और एचआईवी दोनों एक वायरल डिजीज हैं। दोनों क्या है, वायरल डिजीज हैं, यानी वायरल वायरस हैं दोनों। हेपेटाइटिस बी वायरस है, एचआईवी भी वायरस है। एचआईवी के कारण क्या होता है, एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी के कारण हेपेटाइटिस होता है।
दोनों वायरल डिजीज है और दोनों संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है, एक दूसरे से फैलता है। ब्लड कांटेक्ट खास करके आपको ध्यान रखना, अगर खून का संपर्क हो गया तो वहां फैलेगा। जैसे सुई साझा करने से, वही सुई से आपको भी डॉक्टर सुई इंजेक्शन दिया और वही सुई से हेपेटाइटिस बी वाला को भी दे दिया तो आपको भी फैलेगा, क्योंकि अगर पहले से हेपेटाइटिस बी वाला को वो इंजेक्शन लग चुका है और वही नीडल का यूज करके आपको भी इंजेक्शन लग गया तब आपको भी फैल जाएगा, क्योंकि ब्लड का कांटेक्ट हो गया ना, वहां पे भी ब्लड, उसी का ब्लड आप में नहीं आना चाहिए। तो रुधिर के आदान प्रदान यानी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, जी हाँ, ये भी होगा। संक्रामित माता से शिशु को, जी हाँ, यहाँ पे भी ब्लड कांटेक्ट होता है। इसी कारण से इस तीनों के कारण क्या होगा? ये फैलेगा। तो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी किसके कारण फैलेगा? जो भी ब्लड कांटेक्ट आ जाए, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, रेजर, ब्लेड, कुछ भी है, सबके कारण फैल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हरिमहीनता किसके कारण होता है? अब बच्चों को लग रहा होगा भैया हरिमहीनता क्या है? देखिए आपको समझना है, हरीम, हरीम मतलब क्या? हरा। हरीम मतलब हरा, हिंता मतलब खत्म, हिंता मतलब खत्म, यानी मतलब है कि पौधों में जो हरापन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होता है किसके कारण? क्यों ऐसा होता है? तो देखिए पौधों में जो हरा होता है वो होता किसके कारण है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आपको बीच में एलिमेंट दिख रहा होगा, मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। और यही मैग्नीशियम, क्वेश्चन ये भी आता है कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, मैं फालतू चीजें नहीं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा सिलेबस से बाहर नहीं है ये चीजें, ये 11th में दिया हुआ है, 11th क्लास के बायोलॉजी में, कि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होता है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो भाई वही बात है कि हरिमहीनता क्यों हुआ? क्योंकि भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की कमी हो जाती है। यानी जो क्लोरोफिल है उसमें उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नीशियम, और थोड़ा बहुत आयरन भी जरूरत पड़ता है। क्या? आयरन यानी लोहा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ कि देखिए यहीं पे क्वेश्चन को आपको माइंड खोल के सोचना है। हरिमहीनता यानी क्या हुआ? वहां पे हरापन का हीनता हो रहा है। हरा होता किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में मेनली है क्या? मैग्नीशियम और लोहा होता है। इस कारण से पौधे में जो हरिमहीनता होती है वो भूमि में यानी मिट्टी में यदि हरिमहीनता कम हो गई तो मिट्टी में से मैग्नीशियम पौधा को मिलेगा नहीं, जिस कारण से क्लोरोफिल कम से कम बनेगा और पौधे का हरापन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो भूमि में मैग्नीशियम तथा लोहे की अल्पता के कारण हरिमहीनता होती है। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा इससे रिलेटेड कि क्लोरोफिल स्ट्रक्चर आपको पूरा याद ध्यान नहीं रखना है, बस एक बात याद रखना है कि क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम यानी क्लोरोफिल का जो पर्णहरित का केंद्रक अणु कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और पर देखिए इन सभी चीज़ों को एक बार में याद नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने प्लांट किंगडम के बारे में बताया कि आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। क्या लगता है कि आपको एक बार मैंने बोला और याद हो गया? मेरे को एक बार में याद होता है क्या? नहीं, मैंने भी जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे लिख लिख के एग्जाम्पल को साट देता हूँ ताकि मेरे को चीज़ें याद रह सके। तो वही चीज़ें आपको भी करनी होगी। जैसे कि आप खाना पीना खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उस समय भी आपको लेक्चर चला के रख देना है। एक बार आपको कंसंट्रेट करके देखना है, फिर आप एक बार जब चीजों को समझ जाएंगे तो उसको बस याद करने की बात आती है। तो एग्जाम्पल वगैरह आप कहीं पे लिख करके वो पेपर ऊपर में लिख करके आगे में चिपका लीजिए। सुबह शाम रोज देखिए, 5 दिन याद हो जाएगा। ठीक है। और जैसे आप खाना खा रहे हैं या फिर खाना पीना खाने टाइम या फिर घूमते फिरते टाइम आप वीडियो को चला लीजिए, बस वीडियो को चला लीजिए, बस सुनते रहिए, ध्यान में चीजें रह जाएंगी। अगर ध्यान में चीजों को रख लिया आपने तो मैं दावा करता हूं कि आपका एग्जाम जरूर से जरूर बढ़िया जाएगा। ठीक है। बायोलॉजी के लिए ये सफिशिएंट मटेरियल है। ये आपको भी पता चल रहा होगा कि पूरे यूट्यूब पे आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बायोलॉजी का ऐसा कंटेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो कि मैंने देखा इसलिए मैंने प्रोवाइड करना शुरू किया। ठीक है। तो आपको इसका फायदा उठाना है। फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब चीजों को याद रख पाएंगे। सिर्फ एक बार देखने से आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हमें भी याद रखने के लिए मैंने भी कई बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तब चीज़ें याद रहती हैं। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है। तो कंफ्यूज तो हर इंसान होता है, लेकिन अपना क्या है कि अपने को फुल 100% देना है ताकि चीज़ें याद रह जाए। एक वर्ण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी फॉर 1 मिनट का समय लिया। मैं क्लासेस में बहस बहुत कम से कम करना चाहता हूँ। देखिए लाइव कमेंट्स को मैं उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैं उतना ज़्यादा उसे इग्नोर करता हूँ। सच बताऊँ तो मैं इग्नोर करता हूँ। बस मैं इसलिए लाइव पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आंसर देने का मौका मिल जाए। ठीक है। और आप जब मैं बोलता हूँ तो आप मिला लेते हैं कि आपका आंसर सही था या गलत।
क्योंकि मैं अगर जो लाइव के जवाब देने लग जाऊंगा तो फिर मैं क्लासेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वही 30 मिनट में बातें जो मैं मुझे बतानी है वही चीज़ें 45 मिनट चल जाएगी, और जो बच्चे फिर लाइव के बाद इस क्लास को देखेंगे तो उनके लिए ये बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लाइव के बाद ही देखते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे लाइव हैं उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन आप, इसलिए मैं ज़्यादा लंद फंद में नहीं रहता हूँ, ठीक है, कमेंट बाजी में, क्योंकि कमेंट बाजी समय का बर्बादी है, मेरे को तो यही लगता है, ठीक है। आप जब वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जैसे कि जो भी डाउट हो, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, जो भी आप जेन्युइन डाउट पूछते हो, ठीक है। जो भी आपका जेन्युइन डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और माफ़ी चाहते हैं कि मैंने 2 मिनट आपका समय बोलने के चक्कर में खराब किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ये भी बोलना जरूरी था, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? वर्णांध व्यक्ति कहने का अर्थ हुआ कलर ब्लाइंडनेस पर्सन। ये भी क्वेश्चन मैंने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में करा रखे हैं। वर्णांध व्यक्ति यानी कलर ब्लाइंडनेस पर्सन किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो लाल व हरा रंग को वह नहीं पहचान पाता, इसमें कंफ्यूज होता है। मैं अभी तुरंत आपका चेकअप करता हूं कि आप वर्णांध है या नहीं। यदि आप इस टेबल में 12 लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है, आपको क्लियर दिखता है कि लाल हरा कौन कौन सा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे को नहीं दिख पा रहा है कि वहां 12 लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या नहीं पहचान पा रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, तो मतलब वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। और ये वर्णांध बीमारी एक क्या है, अनुवांशिक रोग है। क्या है, अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती है, ठीक है। और जो वर्णांध है ये पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 8% चांस है कि ये पुरुष में होता है, और 0.4% चांस है कि ये महिला में होता है। तो महिला में ये बहुत कम देखने को मिलता है वर्णांध बीमारी, लेकिन पुरुष में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मैं एक एक बात क्लासेस में जो बोलता हूँ ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे बातों को आपको ध्यान से सुनना है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्या है क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भैया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको पता है कि ऑक्सीकरण कहने का अर्थ हुआ क्या, रेस्पिरेशन और श्वसन, और रेस्पिरेशन का जो साइट है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसीलिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली दीवार में, आंतरिक दीवार में, इनर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। पूछता है ये भी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की किस दीवार में ईटीसी पाया जाता है, अंदर या बाहरी, बाहरी झिल्ली या अंदर झिल्ली में? तो आंतरिक झिल्ली में ही पाया जाता है ईटीसी, जहां पे क्या होते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और वहां से किस फॉर्म में एनर्जी मिलता है? तो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव रुधिर का घटक नहीं है? मानव रुधिर का घटक, देखिए मानव ब्लड आपको समझना है। यहां से आपको इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए क्या है। डीएनए आपके ब्लड का कंपोनेंट तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। और प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आपके ब्लड के कंपोनेंट हैं। लेकिन मैंने फिर भी एक स्लाइड लिया है स्पेशली ब्लड के कंपोजिशन को समझाने के लिए। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आप कैसे फंस जाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ईजी था तो आप पकड़ लिए क्वेश्चन का ऑप्शन आप देख के। देखिए जो होल ब्लड होता है, पूरे ब्लड को 2 भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के रूप में, और फॉर्म्ड एलिमेंट को फिर 3 भाग में। अब प्लाज्मा के बारे में नई चीजें पढ़नी है, लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़नी है। क्या क्या, ये 3 भागों में बांटा गया। एक है ल्यूकोसाइट, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट को क्या बोला जाता है, आरबीसी बोला जाता है, और ल्यूकोसाइट को क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, ठीक है। आपको चीजें ध्यान में रखनी होगी कि देखिए ब्लड को 3 भाग में बांटा गया, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को आरबीसी, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी, ओके। फिर ल्यूकोसाइट को अगर आपको ध्यान रखना है तो ग्रेनुलोसाइट में, ए ग्रेनुलोसाइट में। फिर ग्रेनुलोसाइट में ये तीनों होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अगर क्वेश्चन वास्ट आया तो यहां से पूछ देगा कि कौन सा ग्रेनुलोसाइट है, और पूछता है, ठीक है। इसलिए इग्नोर नहीं करना है। ये पूछता है कि व्हाइट ब्लड सेल को कितने भाग में, 2 भाग में, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स
फिर एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, प्लेटलेट्स को ये जो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी है दो भाग में, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट में तीन है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल, और एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, ये चीज़ों को एक दो बार आप लिखेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएंगी। तो यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये तीनों क्या हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, यानी रुधिर का घटक है, लेकिन डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकीय फैक्ट्री हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, मैंने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में भी करवाया है, इसलिए बोलता हूं कि अभी भी जो बच्चे नहीं देखे हैं 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को, आप जाकर के पूरे प्रश्नकाल सीरीज को आप फॉलो कीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वहां पे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं। प्रकार देखिए, कोशिकीय फैक्ट्री, इसको हम लोग क्या, कोशिकीय फैक्ट्री किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। मैक्सिमम बच्चा को पता होगा कि राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण का फैक्ट्री माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर यदि पता है। और आपको क्या याद रखना है, एक चीज और याद रखनी है राइबोसोम से रिलेटेड, कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का, और यूकैरियोटिक में किस टाइप का, 80S टाइप का। फिर उसका सब यूनिट याद रखना है, इस 70 जो बनता है वो 50 + 30 से बनता है। किससे किससे, बड़े वाले कंपोनेंट को 50 कहते हैं, छोटे वाले कंपोनेंट को 30S कहते हैं। फिर 80S जो बनता है वो 60S और 40S के मिलने से बनता है। देखिए आपको समझना नहीं कि यहाँ गलत है, 50 30 तो 80 होता है लेकिन 70 है। जी हाँ, ऐसा होता है, इसमें 10 ज़्यादा, इसमें 20 ज़्यादा। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आपका बन जाएगा, संभावना है कि इस पॉइंट से इस बार क्वेश्चन बने। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी राइबोसोम, राइबोसोम दो टाइप का, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फिर प्रोकैरियोटिक किसमें, प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप, यूकैरियोटिक में 80S। 70S का सब यूनिट क्या क्या है, 50 एंड 30। 80S का सब यूनिट क्या है, 60 एंड 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। देखिए इकोलॉजिकल सिस्टम में एक पिरामिड आपने देखा होगा कि पिरामिड इस तरीके का आकार का चीज होता है जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे चीज का पिरामिड होता है, जिसमें कि एक ऊर्जा का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड है। मैंने इकोलॉजी नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन इकोलॉजी से क्वेश्चन एक दो देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं पूरा क्या कहते हैं, एनर्जी पिरामिड का जितना भी सिस्टम है सभी चीजें समझा दूंगा। अगर क्वेश्चन आने का होगा तो यहीं से आएगा और आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट का समय दीजिए, ध्यान से देखिए। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें पिरामिड कौन सा सदैव सीधा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है वो एक तरीके से फ्लो होता है एकदम सही डायरेक्शन में। जैसे देखिए प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादक से एनर्जी कहाँ जाएगा, हर्बीवोरस में, यानी क्या शाकाहारी में, शाकाहारी से क्या जाएगा, फिर मांसाहारी में जाएगा। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। तो ऑलवेज क्या होता है, एनर्जी इस तरीके से डायरेक्शन करता है। क्या कभी ऐसा होगा कि कोई टॉप प्रेडिटर को, यानी कोई मांसाहारी को कोई पौधा खा ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे कि मैं समझाना चाहता हूं जो चीजें आपको समझाना चाहता, देखिए क्या ऐसा कभी होगा कि मांसाहारी को कोई पौधा खा ले, नहीं, समझ रहे ना। इस कारण से एनर्जी फ्लो नीचे की ओर नहीं हो सकता, जब भी होगा ऊपर की ओर ही होगा। ठीक है, और आपको एनर्जी फ्लो से क्या याद रखना है, देखिए इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा जूम करता हूं फिर क्लियर करता हूं। ओके, चलिए देखिए एनर्जी पिरामिड के बारे में थोड़ा सा एक 10% रूल को भी आपको ध्यान में रखना है। 10% रूल, जो भी, जैसे ये क्या है, उत्पादक है, ये क्या है, उत्पादक है। उसके बाद ये क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता, क्या कहलाता है, प्राइमरी उपभोक्ता, जो कि सिर्फ जिसको कि हम लोग शाकाहारी कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से है फूड चेन। ठीक है, और सब किसको खाएगा, ये जो पौधा है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उसको खाएगा ये, उसको खाएगा ये, इसको खाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से चलता है। खाने से किस तरीके से एनर्जी होता है, देखिए इसमें जितना भी एनर्जी है इसका मात्र 10% एनर्जी इसमें जाएगा। कितना परसेंट एनर्जी, 10% एनर्जी। क्लियर करके मैं समझाता हूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखिए जो भी उत्पादक है उसमें यदि 10,000 जूल एनर्जी बना, कितना बना, 10,000 जूल एनर्जी बना, तो उसका जो, इसको खाएगा कौन, ये प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी है, उसमें कितना एनर्जी जाएगा, मात्र 1,000 जूल एनर्जी जाएगा 10,000 का। 90% ऊर्जा उसका अपने काम में, जैसे पौधा अपना काम करता है ना, रेस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो उसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो 10,000 जूल का मात्र 1,000 जूल गया। अब इसको कौन खाएगा, मेढक खाएगा, तो मेढक में कितना एनर्जी जाएगा, 1,000 का 10% कितना होता है, 100 जूल। समझ रहे हैं ना। फिर अब मेढक को कौन खाएगा, ये सियार खाएगा,
सीआर में कितना जाएगा, 100 जूल का मात्र 10%, तो कितना हुआ 10 जूल। इस कारण से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें होता है, एनर्जी बात करें तो एनर्जी आपको क्या खाना चाहिए, उत्पादक को खाना चाहिए, उससे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा। यदि आप सीधा पौधा खाएंगे तो अगर पौधा में 10,000 जूल है तो आपको 1,000 जूल मिल जाएगा। लेकिन अगर यही आप मेढक जैसी यानी कि मुर्गा अगर एग्जांपल में ले लें, मुर्गा खाएंगे तो उसमें 100 जूल पहले से ही है, तो 100 जूल में आपको कितना मिलेगा, मात्र 10 जूल मिलेगा, उसका 10% मिलेगा। ठीक है, तो चीजें कुछ इस प्रकार से वर्क करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी पिरामिड एक तरीके से देखिए, ये क्या बना, पिरामिड बना, और इस पिरामिड का डायरेक्शन जब भी होगा एनर्जी फ्लो यही होगा। ठीक है, एनर्जी फ्लो हर समय ऊपर की ओर होता है, कभी भी ये नीचे डाउनवर्ड नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, जब भी होगा अपवर्ड होगा। ठीक है, और कितना परसेंट ये भी पूछा है, कितना परसेंट जो ट्रॉफिक लेवल है, एक तरीके से जैसे उत्पादक से ये अलग ट्रॉफिक लेवल पे गया, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, तो कितने परसेंट ऊर्जा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो 10% ऊर्जा का, कितना परसेंट ऊर्जा, 10% ऊर्जा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, समझ में आ गया ना, चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। मस्तिष्क के बारे में मैं डिटेल में थोड़ा समझाता हूं कि हमारा जो ब्रेन है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये मॉडल पेपर सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ना देखें। अब मस्तिष्क का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं दूंगा आपको कि मिड ब्रेन में कौन आता है, फोर ब्रेन में कौन आता है। ये चीजें करने के लिए स्टूडेंट को खुद से यदि करे तो काफी मेहनत लगता है, क्योंकि उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को पता होता है, हम एक इकट्ठा करके दे रहे हैं। बस आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। सर मैं लिख के देता हूं कि आप 50 में से कम से कम 45 क्वेश्चन सही करके आओगे। समझ रहे हो ना, अगर 45 सही करते हो और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर 10-10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट में। ठीक है, 10-10 12-12 क्वेश्चन बस फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व करने हैं। बायोलॉजी में आप 40+ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस चीजों को याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं। देखिए बात ऐसी है कि ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, एंड हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब तीनों बारे में जो कि हमको थोड़ा सा पढ़ना है। टेक वन सेकेंड, एक स्लाइड में जोड़ता हूं। चलिए हमारे पास ब्रेन का आ गया, ब्रेन का स्लाइड आ गया। देखिए जो हमारा ब्रेन है उसको 3 भाग में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि फोर ब्रेन में 3 पार्ट आता है। फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स, और सॉरी हिंड ब्रेन में भी कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स आते हैं। फोर ब्रेन में भी 3 पार्ट्स और हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स। अब फोर ब्रेन में कौन कौन से 3 पार्ट है भैया, तो सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। कौन कौन सा, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन में कौन कौन सा है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। अब कंफ्यूजन बच्चों को कहां होता है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम देखिए एक जैसा चीज है। तो सेरिब्रम आता है फोर ब्रेन में, सेरिब्रम फोर ब्रेन में, और सेरिबेलम कहां आता है, तो हिंड ब्रेन में आता है। ठीक है, तो ये थैलेमस देखिए वहां पे ऑड है। यही चीजें हैं कि थैलेमस जो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो थैलेमस है वो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, यानी अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। और वहां क्वेश्चन क्या है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है, यानी पश्चिम मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है, थैलेमस नहीं है। और सभी जो चीजें हैं निस मस्तिष्क या पोन्स, मेडुला, ये सभी क्या है, देखिए आपको देखने से पता चल रहा होगा, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम को ही निस मस्तिष्क कहा जाता है। यही तीनों चीजें क्या है, हिंड ब्रेन है। ठीक है, तो मेरे कहने से होगा ये बात कि आपको ये चीजें बार बार रिपीट करनी है। और मैं एक ऐसा सीरीज चलाने की सोच रहा हूँ, जैसे कि ब्रेन के बारे में एक 2 या 3 मिनट का 5 मिनट का वीडियो बना दूं, जिसमें कि ब्रेन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, तो ऐसे सब वीडियो पे भी काम करूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो। एकदम बेस्ट कंटेंट बायोलॉजी के लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोगी की संभावना के जांच के लिए किया जाता है, तो विडाल टेस्ट आपको पता होगा कि टाइफाइड के लिए किया जाता है। मैंने कई बार करवाया है कि विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए। और एड्स किसके लिए भैया, एड्स के लिए कौन सा किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट किया जाता है। किसके द्वारा, एलिजा टेस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न
निम्न में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन बीज में पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में लगभग 48 से 60% प्रोटीन पाया जाता है, 48 to 60% प्रोटीन पाया जाता है। वैसे आपको पता होगा कि प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स दाल होता है, ये सभी दाल में प्रोटीन होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन के बीज में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीनो अम्ल निम्न में से किसमें उपस्थित होता है? अमीनो अम्ल, क्या अमीनो अम्ल किसमें उपस्थित होता है? तो प्रोटीन में। आपको पता है कि अमीनो अम्ल ही जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, तब एक चेन ऑफ एमिनो एसिड बनता है, और वो चेन ऑफ एमिनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो अमीनो अम्ल किसमें पाया जाएगा? प्रोटीन में। और स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज, स्टार्च किसमें? स्टार्च में मोनोमर हो जाएगा ग्लूकोज, और प्रोटीन का मोनोमर हो जाएगा एमिनो अम्ल, क्योंकि ग्लूकोज के ही पॉलीमरेशन से बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनता है, और बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऊर्जा 1 ग्राम वसा देती है। देखिए 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। कितना? 1 ग्राम यदि वसा आप खाते हैं तो आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। और आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भी आपको ऊर्जा देता है, और वसा भी आपको ऊर्जा देता है, लेकिन दोनों में ज्यादा ऊर्जा किससे मिलता है? तो ज्यादा ऊर्जा आपको वसा से मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और अगर वसा से बात करें, कंपेयर करें, तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा वसा ऊर्जा देता है, लेकिन ऊर्जा तो दोनों देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, क्लोन अनुवांशिकी में समान जीवों का समूह है विकसित किया जाता है। देखिए क्लोन के बारे में मैंने पढ़ाया था 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में कि क्लोन वैसे बच्चे को कहता है जो कि किससे बना हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन का क्या हो? बच्चा हो, अलैंगिक प्रजनन से जन्मा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन आपको पता है कि मैंने बताया था कि कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है और कुछ पौधों में भी पाया जाता है। जैसे कि पौधा में क्या होता है? जैसे कि पौधा में कौन कौन सा आता है? पौधे में यदि अलैंगिक प्रजनन हो तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं। किसमें? देखिए अगर पौधा में हो तो उसको हम लोग कायिक प्रजनन कहेंगे, इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए आपको यहां पे चीजें समझनी होगी कि कायिक प्रजनन क्या है। कायिक प्रजनन पौधे में होने वाला अलैंगिक जनन को हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं। और कायिक प्रजनन जैसे कि देखिए ये स्लाइड में आलू है, आलू में आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे आंख होता है, नोड्स होते हैं, उसी नोड्स से एक नया पौधा बन जाता है। तो ये क्या हुआ? अलैंगिक प्रजनन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना मेल का जरूरत बना ना फीमेल का, ये अकेले पौधा बना दिया। फिर इसी तरीके से क्या है, अदरक में भी उसके स्टेम से ही बन जाता है। फिर इस तरीके से मैक्सिमम ब्रायोफाइलम में पत्ती से ही बन जाता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस कारण से इससे जो बनेगा अनुवांशिक, और क्लोन के बारे में चीजें क्या याद रखनी है कि क्लोन जो होता है वो क्या होता है? अनुवांशिकीय समान होता है। क्लोन देखने में भी आइडेंटिकल होता है और अनुवांशिक रूप से भी पूरा आइडेंटिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होता ही नहीं है। क्योंकि वेरिएशन जो होता है वो किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में। लेकिन ये जो बच्चा कहलाता है ये किसका कहलाता है? अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो बनते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो सब में जो बच्चे बनते हैं उसको क्लोन कहते हैं। और पौधों में आलू के नोड से जो बना उसको हम लोग क्लोन कहेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक प्रजनन है। और पौधों में होने वाले अलैंगिक प्रजनन को हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं। तो क्या क्लियर हुआ? समझे? तो इस तरीके से आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कवर हुआ। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट बस यही है कि आपको एक क्वेश्चन से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को खत्म करने का, ताकि आपके एग्जाम में कवर हो जाए। और मैं सोच रहा हूं कि जैसे कि आज ब्रेन के बारे में एक 3 से 5 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, जिसमें कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। ठीक है, जिसमें कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर कर दूंगा, और आप उसको 2-3 मिनट में 5 मिनट में वॉच कर लेंगे तो आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 2017 के मॉडल पेपर बायोलॉजी को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। और यदि आपको लग रहा है थोड़ा भी फायदा हो रहा है, फायदा तो जरूर होगा। यदि यहां तक वीडियो देखे हैं तो आपको फायदा कंप्लीट हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगता है इन्फॉर्मेशन जुटाने में और चीजें को स्लाइड बनाने में। आपको दिख रहा होगा कि ये कितना बेस्ट स्लाइड बन रहा है, इतना अच्छा क्लासिफिकेशन को मैं लेता हूं। स्लाइड बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, बस आप लोग मेरे मेहनत को अच्छा बनाइए, बस आप लोग पढ़िए, रिजल्ट दीजिए। इस बार मेरा मेहनत खुद ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर बायोलॉजी अच्छा चला गया ना आपका,
40 प्लस आप सही करके आ गए ना बायोलॉजी में, तो आप सोचिए ना 10 केमिस्ट्री 10 फिजिक्स कम से कम कीजिएगा ना, तो 40 10 50 10 60 और 60 चौक कितना होता है 240, और कम से कम और आपको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन कम से कम करने होंगे, तो आपका क्वेश्चन भाई काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन 260-70 पे हो जाएगा, अगर जनरल है तो 280 के लमसम में हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़िएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ। बायोलॉजी सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फिजिक्स भी पढ़ने हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ने हैं, लेकिन हाँ बायोलॉजी को आप छोड़िए नहीं, क्योंकि बायोलॉजी जिस दिन छूट गया ना सिलेक्शन खत्म। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग 2018 के मॉडल पेपर के पार्ट 1 में, तो फिर ठीक है, बाय, गुड नाइट।